Hello champions, welcome to all of you again. Here I'm back and we are going to start new topic surface area and volume from class 10 term 2 examination. Okay champions, before we are going to start क्या करना चाहिए। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा बच्चों, स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी। प्लीज़ आप उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको फिजिक्स के करवाए हैं टॉपिक वाइज। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई न्यूमेरिकल छूट गया है सर आपसे, तो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपका ज़रूर वो डाउट क्लियर करेंगे और वो न्यूमेरिकल ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। ओके चैम्पियंस, तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है हम क्लास 8 से पढ़ते हुए आते हैं, 7 से पढ़ते हुए आते हैं ना। मेंसुरेशन जो आप जिसको आप बोलते हो, तो मेंसुरेशन जो है हम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। हम धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्मूले लर्न करते हुए आते हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का, रेक्टेंगल का, एवरीथिंग सबका फॉर्मूला हम लर्न करते हुए बड़े हुए हैं। अब आप पहुंच गए हैं 10th क्लास में, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मूले 9th में भी आपने सारे फॉर्मूले डिटेल में पढ़े हैं। मैं वो सारे फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवाऊंगा और ऐसे लर्न करवाऊंगा कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूले आपके सारे दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वो मैं सारे फॉर्मूले मैं क्या करने वाला हूँ, सारे फॉर्मूलोज का मैंने जो वीडियो लेक्चर अलग अलग बनाया था सबको मैं कंपाइल करके आपको एक साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो रेडी हो जाइए और फॉर्मूला नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इसमें क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों लेके चलता हूं मैं बच्चों एक साथ, ठीक है। क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों लेके चलता हूं। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला एवरीबॉडी नोज। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टू surface area of cuboid is equal to 2 length into breadth plus breadth into height plus height into length। यही होता है बच्चों। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ, पहले हम जितने भी शेप्स होते हैं बच्चों सबके हम एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं पूरा सरफेस एरिया आपको एक साथ लाइन से कवर करवाऊंगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं बच्चों। उससे क्या होगा, आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेस क्लियर होगा तो बच्चों आपको हायर क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 6a², वेयर a इज द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। अब कई बच्चों को क्यूबॉइड और क्यूब पता ही नहीं होता है कि क्या होता है ना। क्यूब एक शेप है, हमको पता है कि एक 3D शेप है, इतना सबको नॉलेज रहता है, पर एक्चुअल में क्यूब कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये नहीं पता होता है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं अगर हम, तो क्यूब में अगर मैं स्क्वायर हमने सुना है, विच हैज ऑल साइड्स इक्वल, है ना, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर है। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, गंदा सा बना, छिच्छी गंदा बना है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा स्क्वायर, अब ठीक है, थोड़ा बेटर हो गया ना। तो ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर ए है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, चारों साइड्स क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, है ना। ये तो हम पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़ के आए हैं स्क्वायर के बारे में। क्यूब क्या होता है? तो बच्चों सर क्यूब है, उसमें स्क्वायर, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि स्क्वायर का जो 3D शेप होता है, स्क्वायर को जब आप क्या करोगे? 3D में कन्वर्ट करोगे। स्क्वायर को जब आप 3D में कन्वर्ट करोगे तो वही हमारा क्या बनता है? क्यूब बनता है, ठीक है। कैसे करेंगे? एक और स्क्वायर बना दो सेम साइज का, उसको क्या कर दो? ऐसे ज्वाइन कर दो कॉर्नर्स को, ये बन गया हमारा क्यूब।
ये क्या बन गया हमारा, क्यूब बन गया। ठीक है, अब चूंकि क्यूब जो है किससे बना हुआ है, स्क्वायर से बना हुआ है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर से बना हुआ है, इसका मतलब स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्यूब के भी ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब हमने क्या लिया है, ए लिया है ना साइड, तो यहाँ पे ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब ए, ये ए, ये ए, ये ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, एवरी। ठीक है, एवरी साइड्स हैविंग ए, द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड कैसे बनता है ना सर, क्यूब तो समझ में आ गया, क्यूबॉइड कैसे, अब क्यूबॉइड किसका 3D शेप होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। क्यूबॉइड, सबसे पहले क्यूबॉइड बनाने के लिए हमको बनाना पड़ता है एक रेक्टेंगल। यू नो अबाउट रेक्टेंगल, लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीजें पढ़ी है पैरेललोग्राम के टाइप्स के बारे में, है ना। रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड जिसकी क्या होती है, इक्वल होते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तब इस रेक्टेंगल को अगर मैं 3D शेप में कन्वर्ट करूं, इस रेक्टेंगल को अगर मैं क्या करूं, 3D शेप में कन्वर्ट करता हूं, तो वही 3D शेप क्या कहलाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। कैसे करेंगे, अगेन इसमें मैं क्या करूंगा, सेम साइज का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा, उसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये दिख रहा है क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड के एग्जांपल आप ले सकते हो बच्चों, जैसे कि अब इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे मान लो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल में, और क्यूबॉइड में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, पीछे की तरफ जा रहा है ना, और हाइट क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। तो देखो बेस में सबसे, चलो फ्रंट में देखते हैं। फ्रंट में हमारा देखो रेक्टेंगल मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल, है ना। तो ये वाली साइड की वैल्यू क्या है, अगर L है तो इसकी भी क्या होगी, ये भी साइड L होगी, है ना। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये H है तो ये भी H होगा, है ना, ठीक, ओके। उसके बाद देखो ये B है तो ये भी B होगा। नीचे बेस में देखो, बेस में हमको क्या मिल रहा है, L, उसका अपोजिट साइड L, B, उसका अपोजिट साइड B, ठीक है। और क्या मिल रहा है, अब अपर डायरेक्शन में, मतलब अप वाला जो पार्ट है वो देखो। अब देखो इधर साइड वाला पहले देखते हैं। साइड वाले में देखो, नीचे ये B है तो ये भी B होगा, ये L है तो ये भी क्या होगा, L, है ना। अब ये B है तो ये भी क्या होगा, B। समझ में आ रहा है बच्चों, अपोजिट साइड्स को हमको सिर्फ इक्वल करते जाना है। अब ये H है, ये H है तो ये भी क्या होगा, H। तो टोटल हमको 4 हाइट्स, 4 लेंथ्स एंड 4 ब्रेड्थ मिलते हैं यहाँ पे हमको, ठीक है। टोटल 4 हाइट्स, 4 लेंथ्स एंड 4 ब्रेड्थ। यहां तक समझ में आया। सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है सर, ये तो हम पहले भी पढ़े हैं, कई बच्चों को पता होगा ये, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ये छिपा हुआ है बच्चों कि क्यूबॉइड में, जिससे मान लो आपको फ्रंट साइड बोलते हैं, ठीक है, मान लो बेस बोलता है इसमें, तो आपको ईच डायमेंशन, अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि डायमेंशंस गिवन है, जैसे कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस गिवन है। तो आपको वहां पे अज्यूम करना पड़ेगा वो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है। तो डायमेंशंस पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे डायमेंशन दिया है, क्या दिया हुआ है। तो डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, यही इसकी डायमेंशंस है। अब मान लो बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेस में क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। अब देख लो बेस में ही लेंथ और ब्रेड्थ मिल रहा है कि लेंथ और हाइट मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे बेस, ये हमारा बेस है, ये और ये, है ना, ये हमारा बेस है। तो जब ये बेस है, ये हमारा बेस,
ठीक है। तो बेस में कौन से डायमेंशंस मिल रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये बेस का एरिया हो गया, समझ में आ रहा है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि मान लो एक रूम है, रूम किस शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, इसी शेप का रूम होता है। आपके घर में रूम है, या तो क्यूब का शेप का होगा या तो क्यूबॉइड के शेप का होगा, ठीक है। क्यूब का शेप कब होगा, जब ऑल डायमेंशंस इक्वल होंगे, उसके ऑल डायमेंशंस अलग अलग होंगे तो क्यूबॉइड के शेप का होगा। अब आपको क्या करना है, उसमें आपको उस रूम में टाइल्स वहाँ पे फिल करनी है, मतलब टाइल्स फिट करनी है उसमें, ठीक है। तो टाइल्स कहाँ पे फिट करोगे रूम में बच्चों, फ्लोर में। ऐसा तो नहीं कि आप वॉल में फिट करोगे, पूरे रूम में टाइल्स लगा दिए, ऊपर भी टाइल्स लगा दिए, वॉल में टाइल्स, गंदा दिखता है रूम, है ना, एकदम क्या बोलना चाहिए, वर्स्ट दिखता है रूम, है ना। अगर पूरे रूम में टाइल्स लगा दो तो एकदम वर्स्ट दिखता है, कई लोग लगाते भी हैं, है ना। तो अब मान लो हमको, आपके पास आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर का, और उसमें आपको क्या करना है, बेस में टाइल्स फिट करनी है। बेस में क्या करनी है, टाइल्स फिट करनी है। तो बेस का आपको जब एरिया ही नहीं पता होगा, डायमेंशन नहीं पता होगा, तो टाइल्स कैसे पता लगाओगे कि टाइल्स कितनी लगाएंगे, कितनी लगेगी टाइल्स, कैसे लगेगी टाइल्स, है ना। तो आपको उसके लिए बेस का पहले डायमेंशन पता होना चाहिए। तो मान लो ये आपका रूम है, ये आपका रूम प्यारा सा, जो कि आप बहुत अच्छे से सजा के रखते हो, कपड़े उधर, बुक्स उधर, है ना, बहुत अच्छे से सजा के रखते हो आप लोग सब अपना अपना रूम्स। तो ये आपका रूम है, ये रूम में कंस्ट्रक्शन, मतलब एक इंजीनियर आया, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, उसने कहा कि बेस में हमको टाइल्स फिट करनी है। तो आप क्या बोलोगे, अब आप पूछोगे उससे कितना खर्चा लगेगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, है ना। मान लो आपको नॉलेज नहीं है तो आप उससे पूछोगे, तो इंजीनियर क्या करेगा, बेस का पहले एरिया मेजर करेगा। तो बेस का एरिया मेजर करने के लिए बेस के डायमेंशंस पता होना चाहिए, कि वहाँ पे लेंथ आ रहा है कि ब्रेड्थ आ रहा है कि हाइट आ रहा है ना। तीनों में से कौन सी डायमेंशन आ रही है, तो बेस में कौन सी डायमेंशन आ रही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर हो रहा है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे कि मान लो लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है एक टाइल जो है, वन टाइल का डायमेंशन, अब हमको वन टाइल का डायमेंशन पता होना चाहिए। वन टाइल का डायमेंशन है मान लो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन टाइल का डायमेंशन कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितने टाइल लगानी पड़ेंगे, तो कितने टाइल के लिए आप क्या करोगे, 300 डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे, है ना। टोटल एरिया इतना है फ्लोर का, एक टाइल का एरिया इतना है, वन टाइल का एरिया इतना है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो कितनी टोटल टाइल्स लगा सकते हैं हम लोग, 10 टाइल्स यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अब कॉस्ट पता करना है कि कॉस्ट 10 टाइल का कॉस्ट कितना लगेगा। तो वन टाइल का कॉस्ट है, मान लो वन टाइल का कॉस्ट है 50 रुपीज़, है ना। बढ़िया, आपने एकदम ज़बरदस्त वाली टाइल फिट करना चाहें। वैसे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों आजकल टाइल्स का, पर मैंने जस्ट अजम्पशन ले लिया 50 रुपीज़, ठीक है। एवरेज कॉस्ट लिया मैंने 50 रुपीज़। इससे कम रेंज वाली भी आती है, इससे हाई रेंज वाली भी आती है। 50 रुपीज़ लिया तो 51 टाइल का कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो 10 टाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़। अब 500 रुपीज़ की तो टाइल्स लग जाएगी, उसमें कंक्रीट लगेगा, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, वो सारी चीज़ें उनका कॉस्ट भी, तो वो आपको इंजीनियर बता देगा कि उसका कितना कॉस्ट लगेगा। उसका मान लो आपका 1000 रुपीज़ उसका कॉस्ट लगेगा। कंक्रीट, सैंड, सब सीमेंट सब इसी में इंक्लूडेड है 1000 रुपीज़ में, ठीक है। तो टोटल आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा 1500। तो 1500 रुपीज़, आजकल इतना नहीं होता है बच्चों, मैंने बहुत कम रेट बताया ना। तो 1500 रुपीज़ में आपका जो फ्लोर है उसका में टाइल्स क्या हो गए, फिट हो गए, रेडी हो गया। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब मान लो इसी को बोलता है मान लो इसी को बोलता है, अब हमको क्या करना है, साइड का एरिया निकालना है। साइड भी क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें हर जगह रेक्टेंगल मिलेगा बच्चों। ये वाला साइड लो, चाहे लेफ्ट साइड लो या राइट साइड ले लो, ठीक है, दोनों का डायमेंशन सेम मिलेगा। तो राइट साइड ले लो, साइड वाला देखो, इसमें डायमेंशन क्या मिल रहा है, हाइट और ब्रेड्थ मिल रहा है। तो हाइट एंड ब्रेड्थ, है ना, हाइट इंटू ब्रेड्थ, साइड, समझ में आ रहा है।
अब उसके बाद हम ले लेते हैं टॉप। ये बेस हो गया, ये साइड हो गया, ये टॉप हो गया। इसको बॉटम भी बोल सकते हो, बेस को जो भी बोलना चाहिए। ये भी रेक्टेंगल शेप का है, ये भी रेक्टेंगल शेप का है। तो टॉप भी देखो क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। टॉप भी क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो ये जो एरिया का फॉर्मूला आया बच्चों, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, रेक्टेंगल के एरिया से आया है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वही फॉर्मूला लगा दी, क्योंकि चारों तरफ से हमको रेक्टेंगल हमने ऐड कर दिया, ऊपर नीचे से रेक्टेंगल ऐड कर दिया, साइड साइड से रेक्टेंगल ऐड कर दिया, आगे पीछे से। अच्छा, फ्रंट या बैक है ना, फ्रंट रेक्टेंगल या बैक रेक्टेंगल, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो फ्रंट के लिए क्या मिल रहा है हमको, देखो ये फ्रंट है हमारा, ये वाला, इसमें आपको मिल रहा है लेंथ इंटू हाइट। समझ में आया बच्चों? तो फ्रंट हो गया है ना, फ्रंट और बैक में सेम होगा। तो मैं क्या करूं, देखो फ्रंट का डायमेंशन लेंथ इंटू हाइट है, तो मैं 2 से इंटू कर दूं, फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद टॉप एंड बेस, ये दोनों सेम है। टॉप एंड बेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो मैं 2 से इंटू कर देता हूँ, है ना। तो ये बेस एंड टॉप के लिए हो गया। उसके बाद दोनों तरफ साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट साइड हमको मिल गया। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 2 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ हमको दो दो वॉल मिल रही है, ऊपर नीचे 2 वॉल, अगल बगल 2 वॉल, आगे पीछे 2 वॉल, है ना। तो इसलिए हम सबको क्या कर दे रहे हैं, 2 से इंटू कर दे रहे हैं। अब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, इसको इंटू प्लस कर दो, तो क्या मिल गया, 2 कॉमन निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमको एरिया मिल जाता है किसका, क्यूबॉइड का। ऐसे मिलता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे कि मैंने फ्लोर का एग्जांपल ले लिया, अब इसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मैंने फ्लोर का टाइल्स का एग्जांपल ले लिया। अब मान लो वॉशरूम रेडी करना है, तो आजकल बच्चों वॉशरूम जो रेडी होते हैं उसमें वॉल्स में भी क्या करते हैं, टाइल्स पुटअप करते हैं ना। वॉल्स में भी क्या करते हैं, टाइल्स पुटअप करते हैं। ठीक है, फ्लोर में तो करते हैं और वॉल्स में भी करते हैं। तो अब हमको कैसे कॉस्ट निकालेंगे, तब हमारे पास तो एरिया ये है, आपने ये एरिया का फॉर्मूला ये वाला रट लिया मान लो। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि वॉल पे और फ्लोर पे मुझे क्या करना है, टाइल फिट करना है। तो उसके लिए आपको उसका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, आपको तो ये पूरा सरफेस एरिया गिवन है। बच्चे यही गलती करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो फॉर्मूला रट लेते हैं। तो जैसे ही लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तुरंत उस फॉर्मूले में पुट कर दिया, सरफेस एरिया निकाल दिया और उसको डिवाइड कर दिए, मतलब एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिए, उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर, जो कि रॉन्ग हो जाता है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि अगर मान लो नहीं भी गिवन है क्वेश्चन में कि फ्लोर और वॉल्स में लगाना है, नहीं भी गिवन है, तब भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे कि वॉशरूम में जो है वो सीलिंग में टाइल्स कभी भी हम पुट नहीं करते। सीलिंग मतलब छत में हम टाइल्स कभी लगाते हैं क्या, आज तक कभी देखा आपने किसी, हो सकता है कोई लगाते होंगे, पर सीलिंग में कभी भी हम क्या करते हैं, टाइल्स पुटअप नहीं करते हैं, ऑलवेज वॉल्स में करते हैं, ताकि वॉल्स जो गीली ना हो जाए, है ना। और फ्लोर में लगाते हैं, फ्लोर में तो आजकल रूम्स में भी लगाते हैं, वॉशरूम में तो लगाते ही लगाएंगे, पर वॉशरूम में वॉल्स में भी लगाते हैं। क्यों, ताकि वॉल्स जो हैं वो वेट ना हो, गीली ना हो, और उनका जो पीओपी किया हुआ है, पुट्टी किया हुआ है, वो उखड़ ना जाए, उनका जो वॉश है, पेंट किया हुआ है, वो ख़राब ना हो, इसलिए वहाँ पे उसकी बजाय वो क्या पुटअप किया जाता है, टाइल्स पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो टाइल्स पुटअप किया जाता है। अब आपको क्या करना है, देखो टॉप वाला नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चाहिए। टॉप कहाँ गया, टॉप, ये टॉप का डायमेंशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आप क्या करोगे, इसका एरिया निकाल लोगे, हो जाएगा क्या, नहीं। अब आप इसके लिए क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मैं बोल रहा हूँ कि टॉप को नहीं लेना है, तो टॉप का जो डायमेंशन है उसको माइनस कर दो। तो टॉप का डायमेंशन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो माइनस एल इंटू बी। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, हर एक पार्ट का डायमेंशन क्लियर होना चाहिए कि उसका डायमेंशन क्या है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन बच्चों, क्लियर है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आपके रूम में आपको वॉलपेपर लगाना है ना। एक एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ
कि आपके रूम में क्या करना है। तो मैथ्स का क्या यूज़ है, कई बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैथ्स का सर क्या यूज़ है, हम इतना सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतने फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो ये यूज़ है बच्चों, ये ऐसा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वॉलपेपर आप क्या कर सकते हो, अगर मैथ्स पढ़ के इनको इंजीनियर बनते हो तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं, हर एक पॉइंट का एक एक, आप बोलोगे सर बिना पढ़ा वो मिस्त्री भी वो सब कर लेता है ना। तो मिस्त्री उतना क्या है, उतनी बारीकी से काम नहीं कर सकता, उतना फिनिशिंग नहीं दे सकता जितना एक इंजीनियर फिनिशिंग दे सकता है आपको, ठीक है, आपके रूम में। तो वॉलपेपर जैसे हमको फिल करना है, पुटअप करना है ना, फिट करना है। वॉलपेपर्स आजकल यूज़ होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के, मस्त मस्त स्टाइल के, है ना। तो वॉलपेपर किस में फिट करोगे, वॉल्स में फिट करोगे, ना तो सीलिंग में ना तो फ्लोर में। नाम ही वॉलपेपर है तो वॉल पे करोगे ना, है ना। सीलिंग में और यहाँ पे नहीं करते हैं, फ्लोर में कभी भी आप किसी के घर में नहीं देखोगे। तो अब आपका आ गया कि ना तो टॉप चाहिए ना तो बॉटम चाहिए। तब आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले में -2 इंटू एल इंटू बी कर दोगे, क्योंकि ऊपर का डायमेंशन भी एल इंटू बी है, नीचे का डायमेंशन भी एल इंटू बी है। तो क्या लिखोगे, -2 इंटू एल इंटू बी। ऊपर का डायमेंशन माइनस कर दिया हमने, नीचे का डायमेंशन माइनस कर दिया, तो वॉल का एरिया मिल गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ये बेटर है ना। दूसरा एक फॉर्मूला है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, उसको भी रटना पड़ जाता है कि सिर्फ वॉल्स की बात कर रहा है तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। वैसे मत करो, रटो मत, कुछ भी चीज़ को रटना नहीं है, हमको समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो हर एक वॉल का, हर एक साइड का, हर एक रेक्टेंगल का हमने क्या कर दिया, डायमेंशन ले लिया और उसको सबको ऐड कर दिया, तो हमको ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब हमको टॉप नहीं चाहिए तो टॉप के डायमेंशन को माइनस कर दो इसी फॉर्मूले में। बॉटम नहीं चाहिए तो बॉटम का माइनस कर दो। टॉप और बॉटम दोनों नहीं चाहिए तो दोनों का 2 इंटू करके माइनस कर दो, अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो, है ना। मान लो आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक वॉल में सिर्फ क्या करना है, पुटअप करना है वॉलपेपर, है ना, फ्रंट और बैक। बाकी अगल बगल वाले में नहीं करना है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपने ऐसा डिज़ाइन सोचा। तो आप क्या करोगे, टॉप और बॉटम को तो माइनस करोगे ही, और इसमें माइनस करना पड़ेगा क्या, अगल बगल वाले, मतलब साइड वाली वॉल। साइड वाली वॉल क्या है, 2 इंटू एच इंटू बी, माइनस कर देंगे। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको माइनस करते जाओ, सिंपल। इज इट क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। जैसे कि मान लो क्यूब है, अब आपका रूम जो है क्यूबॉइड शेप का नहीं है, क्यूब शेप का है। उसमें हमको देखो, उसमें क्या चाहिए, अपर साइड नहीं चाहिए। तो अपर साइड का जो है वो कितना है, a²। तो 6a² माइनस a² हो जाएगा, है ना। अगर टॉप नहीं चाहिए तो, टॉप और बॉटम दोनों नहीं चाहिए तो 6a² माइनस 2a²। इसी में अगर जैसे ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल लिया मैंने, अगल बगल वाली साइड नहीं चाहिए, सिर्फ फ्रंट और बैक चाहिए, तो -2a² और कर दो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो क्यूबॉइड अगर आपको समझ में आ गया तो क्यूब तो इजी है बच्चों, क्योंकि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूले तो याद रखने ही है बच्चों, फॉर्मूले भूलना नहीं है, फॉर्मूले तो याद रखने हैं। पर फॉर्मूले आपको ऐसे याद रखने हैं कि क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा घुमाए तो आप घूमो मत, वहाँ पे कॉन्सेप्ट पुटअप करना आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। सिलेंडर, नाम सुन के ही बच्चों आपको इसका शेप दिमाग में आ जाता है ना। जैसे ही आप सिलेंडर सुनते हो, सिलेंडर का हर किसी ने सिलेंडर देखा है, हर किसी के घर में आजकल एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल है। तो सिलेंडर का शेप तो हर किसी को पता रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये सिलेंडर का शेप है, इसी शेप का सिलेंडर होता है, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक। अब क्यूबॉइड और क्यूब का यूज तो देखा आपने बच्चों, है ना। सिलेंडर का क्या यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर। पहले हम सिलेंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सिलेंडर में 2 फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चों, एक होता है CSA और एक होता है TSA। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, नोट कर लो बच्चों आप। CSA मतलब
कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जो कर्व्ड है वो वाला सरफेस एरिया, और टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr(h). ये कहां से आया समझेंगे, ठीक है। और टीएसए का फॉर्मूला होता है बच्चों πr² प्लस πr² प्लस 2πrh। सर इतना बड़ा फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बता रहा हूं बच्चों कहां से, एकदम इजी है ना, एकदम समझने वाली बात है, आपको दिमाग में स्टोर करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, दिमाग में स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले सीएसए की बात करते हैं। सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब सिलेंडर कैसा होगा, हॉलो सिलेंडर बोल सकते हो आप, ठीक है। नहीं, हॉलो सिलेंडर नहीं बोल सकते हम, चलो हॉलो सिलेंडर नहीं बोल सकते हम, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं कि ये जो है ये चारों तरफ से क्या है, कर्व्ड। फॉर एग्जांपल आप हॉलो सिलेंडर मान लो, ठीक है, हॉलो सिलेंडर मान लो। एक पतली सी शीट ले लिया आपने, मतलब एक कॉपी से आपने क्या किया, पेज को फाड़ा, उस पेज को ऐसे टर्न करके एक गोल शेप बना लिया आपने, तो वो क्या हो गया, हॉलो दिखेगा, है ना, ऊपर से खाली नीचे से खाली हॉलो ही दिखेगा। तो वो उसको सीएसए बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, सीएसए, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड के केस में मैंने बताया था कि वॉलपेपर अगर हमको पुटअप करना है तो किस में करेंगे, वॉलपेपर पुटअप वॉल्स में करेंगे। तो वॉल्स में करेंगे मतलब ऊपर और नीचे का जो फ्लोर है और सीलिंग है वो लेना ही नहीं है हमको। तो जो फ्लोर और सीलिंग नहीं लेना है तो उसके वॉल्स का सिर्फ लेना है, तो वो सीएसए कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब जो कर्व किया हुआ है, कर्व शेप में किया, उसको कवर किया हुआ है, दैट इज एरिया, है ना। दैट एरिया विल बी कॉल्ड सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये कर्व किया हुआ है, ठीक। तो आपने क्या किया, पेज उठाया, कॉपी का एक पेज फाड़ा और पेज उठा के उसको क्या कर दिया, टर्न कर दिया, ऐसे सर्कुलर शेप में बना लिया। अब वो सर्कुलर शेप में बना लिया आपने, तो सर्कुलर शेप बना लिया, तो उसके लिए उसका हमको एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वो सर्कुलर शेप बना रहा है। तो आप क्या लिखोगे, पहले सरकमफ्रेंस का 2πr, है ना। मान लो उसका रेडियस r है तो उसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है, 2πr मिला। अब ये देखो, अब ये अगर मैं एक लाइन की बात करूं, एक स्ट्रिप की बात करता हूं, ये हमने क्या किया, एक स्ट्रिप काटा, ये एक स्ट्रिप हमने काटा बीच का, तो उसका सरकमफ्रेंस हमको मिला क्या, 2πr। 2πr सरकमफ्रेंस समझते हैं ना बच्चों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमने एक काटा, वैसे ही ऐसे लेयर हम बहुत सारे काटते जाएंगे, वैसे लेयर हम क्या करेंगे, बहुत सारे काटते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और लेयर काटते जाऊँ, ये एक और लेयर, ये एक और लेयर, ऐसे करके मैं बहुत सारी लेयर्स क्या करते जाऊँगा, काटते जाऊँगा, है ना। बहुत सारी क्या करूँगा, लेयर्स काटते जाऊंगा। तो इसका मतलब मैं 2πr 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 ऐसे क्या करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, तो मुझे एरिया ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। 2πr 2πr करके क्या करते जाऊंगा, ऐड करते जाऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एरिया मिल जाएगा, है ना। तो अगर 2πr 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 करने के बजाय ऐसा ना करें, है ना, 2πr 2πr करने के बजाय अगर हम ऐसा ना करें, तो हमको पता है कि इसके सिलेंडर की हाइट है h, तो मैं कितने हाइट तक उसको मेरे को लेयर काटना पड़ेगा, h हाइट तक काटना पड़ेगा, है ना। कितने हाइट तक काटना पड़ेगा, h हाइट तक काटना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक लेयर का सरकमफ्रेंस 2πr है, अगर एक लेयर का सरकमफ्रेंस 2πr है, तो वैसे ही h हाइट तक जो जितने डिफरेंट लेयर्स हैं तो उनका कितना होगा सरकमफ्रेंस, तो वो 2πrh हो जाएगा, है ना। सरकमफ्रेंस नहीं, सॉरी, उनका एरिया कितना हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक हमने काटा, एक हमने लेयर काटा,
है ना। तो उसका सर्कमफ्रेंस हमको 2πr मिला, क्योंकि उसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं हम, एरिया तो नहीं निकाल सकते। एरिया हम निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर्कुलर का एरिया πr² होता है सर, हाँ तो πr² लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। पर πr² हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो जो है वो फिलअप नहीं है बच्चों, फिल्ड नहीं है, हॉलो है। वो फिल्ड नहीं है, वो क्या है, हॉलो है, ठीक है। और 2πr हमने लिया, तो ऐसे करके 2πr करके हमने बहुत सारे ले लिए। तो कहाँ तक लिए, h हाइट तक लिए। तो h हाइट लिए, तो इसलिए मैं उसका जब एरिया निकालूंगा टोटल, तो मेरे को 2πr क्या करना पड़ेगा, इंटू h करना पड़ेगा। समझ में आया ये कहाँ से आया, ठीक है। अब ts कहाँ से आया सर, तो टोटल सरफेस एरिया, ts मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, सिलेंडर को नीचे से एक सर्कुलर ढक्कन बना के, उसका ढक्कन बना के मैंने नीचे से भी लगा दिया और ऊपर से भी लगा दिया। सिलेंडर ऊपर नीचे से पैक रहता है कि नहीं, आपके घर का सिलेंडर है ना, तो ऊपर और नीचे से पूरा पैक है। तब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो ऊपर का एरिया देखो सर्कुलर है, तो इसका πr²। अब सर इसका πr² क्यों लिए, क्योंकि देखो जो उसका ढक्कन है वो होलो नहीं रहता है, वो होलो नहीं है, वो पूरा पैक है, इसलिए πr² लिए। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2πr लिए, वहाँ पे πr² क्यों ले रहे हो, बिल्कुल क्लियर है ना। क्योंकि ढक्कन, आप किसी का ढक्कन क्यों बना रहे हो, अगर वो हॉलो है तो फिर ढक्कन लगाने की ज़रूरत क्या है। ढक्कन मतलब पूरा ढका होना चाहिए, तो मतलब वो पूरा जो उसका सरफेस एरिया है वो पूरा कवर होना चाहिए, तो इसीलिए वो क्या है, πr²। तो वैसे ही नीचे भी आपको मिलेगा क्या, πr², नीचे भी एक πr² मिलेगा। तो इसलिए देखो मैंने लिखा है टोटल सरफेस एरिया, ऊपर वाला πr², नीचे वाला πr², दोनों को ऐड कर दिए, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कहाँ से आया। आप लोग क्या करते हो बच्चों, फॉर्मूला रट लेते हो, पर आता कहाँ से पता ही नहीं रहता है। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको देखना, आपको जो फॉर्मूला रटा हुआ है वो फॉर्मूला मैं देखो कैसे लेके आता हूँ। इन दोनों का πr², 2πr² हो गया, ये प्लस 2πrh। अब इन दोनों में से मैंने 2πr कॉमन ले लिया, तो r प्लस h ब्रैकेट में आ गया। ये चीज़ आपको रटी हुई है बच्चों, फॉर्मूला सही। एम आई करेक्ट, एम आई राइट और रॉन्ग, यही फॉर्मूला रटा हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों यहाँ से आता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है टोटल सरफेस एरिया के लिए। CSA के लिए तो ठीक है, CSA के लिए आप रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल सरफेस एरिया के लिए कॉन्सेप्ट रटा होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको ग्लास का, आप ग्लास में पानी पीते हो, ठीक है, तो ग्लास में देखो नीचे बेस पूरा कवर रहता है, ऊपर ओपन रहता है, तभी तो आप उसमें वाटर फिल कर पाओगे, है ना। तो ग्लास का मान लो आपको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालो, वो भी सिलेंडर का शेप का है ना, कैसे निकालोगे। हमको नीचे ऊपर वाला जो एरिया है उसको हटाना पड़ेगा, मतलब इसमें से हमको -πr² करना पड़ेगा। तो -πr, या तो आप ऐसे याद रखो, या तो एक πr² ऐड ही मत करो, है ना, एक πr² आप ऐड मत करो, सिर्फ इतना ऐड करो। समझ में आ रहा है, इसीलिए डिटेल में मैं आपको हर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर, ठीक। एग्जाम्पल चाहिए आपको, और एग्जाम्पल देता हूँ। देखो अभी इसका यूजेस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि घर का ही ले लेते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम ये कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है ऑलमोस्ट, बाकी जगह भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन जैसे हमको बनाना रहता है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं। क्या करते हैं, पिलर बनाते हैं। पिलर समझते हो बच्चों, जो कॉर्नर जो रहता है ना आपका, तो कॉर्नर जो है आपकी, जो ऊपर की सीलिंग है वो किस पे खड़े रहेगी, सीलिंग हवा में थोड़ी ना खड़े रहती है। पिलर बनाते हैं कॉर्नर में क्या करते हैं, पिलर। आपने बड़े बड़े मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े महल होते हैं तो राउंड शेप के ऐसे खंबे बने रहते हैं, है ना, राउंड शेप के खंबे बने रहते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों पिलर। तो वो सिलेंड्रिकल शेप का हुआ, तो वो सिलेंड्रिकल शेप का है, मतलब वो पूरा उसमें कंक्रीट वगैरह सब फिल किया हुआ है। तो उसको हमको कितना बनाना है, कैसे करना है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब उसमें कितना कंक्रीट लगेगा तो उसके लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो एरिया कहाँ से निकलेगा, ये टीएस से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे उसमें कंक्रीट कितना हमको पुटअप करना है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल चाहिए, और कोई एग्जाम्पल चाहिए। स्ट्रॉ, हम
स्ट्रॉ यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने में, है ना, सूप पीने में, आजकल तो हर जगह स्ट्रॉ यूज़ होता है बहुत सारी जगह पे। तो जो स्ट्रॉ होता है वो भी एक सिलेंडर शेप होता है पर वो हॉलो होता है ना। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, CSA लगाएंगे। तो वो स्ट्रॉ का कुछ जो इस मटेरियल से बना होता है तो उसका एरिया पहले उन्होंने फाइंड आउट किया होगा ना, मैन्युफैक्चरर वालों ने, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है स्ट्रॉ की, तो वो क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे सब, तभी तो वो उसमें उसका मटेरियल यूज़ कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले CSA उसका निकाला, तो उसके बाद फिर वो मटेरियल से यूज़ कर लिया। समझ में आ रहा है बच्चों, यूज़ एक्चुअल में मैथ्स का यूज़ कहाँ है, यही समझाना चाहता हूँ मैं। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, दिमाग में बैठाना है, दिमाग में बैठा के उसको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में घुमा देता है तो आपको सॉल्व करना बनना चाहिए, ठीक है। आगे कोन की कहानी देख लेते हैं। कोन की कहानी, कोन की कहानी थोड़ी लंबी है बच्चों, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। यहाँ पे सिलेंडर का क्लियर है, सिलेंडर, अच्छा चलो सिलेंडर के साथ हम स्फीयर का कर लेते हैं, स्फीयर का। कोन की कहानी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है, थोड़ी लंबी है कहानी उसकी। स्फीयर की कहानी क्या कहता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। अभी देखो बच्चों, πr² कुछ सुना सुना है, किसका सुना हुआ है, सर्कल का, है ना। इसका मतलब स्फीयर जो है वो किसका 3D शेप है, सर्कल का 3D शेप है। स्फीयर जो है वो किसका 3D शेप है, सर्कल का 3D शेप है। तो अगर मुझे सर्कल का एरिया पता है तो मैं स्फीयर का एरिया निकाल सकता हूँ। तो जैसे कि बॉल, इसमें के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। बॉल जो होती है वो, आप जो टेनिस बॉल खेलते हो तो उसके ऊपर देखते हो उसका जो थ्रेड से पूरा ऐसे वो किया रहता है, या फिर ड्यूस बॉल, है ना, सीजन बॉल जो रहता है उसमें क्या रहता है, पूरा थ्रेड से, स्ट्रिंग से पूरा वो क्या रहता है, उसको टाइट किया रहता है। चलो वो नहीं पता, कई बच्चों को भी नहीं पता होगा, पर एक चीज़ सबको पता होगी, बॉम्ब। दिवाली में आप लोग क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स फोड़ते हो कि नहीं फोड़ते हो, ठीक। तो वो जो बम, आप टाइगर बम, टाइम बम यूज़ करते हो कि नहीं करते हो, बुलेट बम सब बोलते हो कि नहीं। तो वो जो आलू बम है ना, वो आलू का नहीं बना रहता है एक्चुअल में, उसको शेप आलू का रहता है, इसलिए आलू बम बोलते हैं। तो वो सब कैसे बना रहता है, उसको टाइट ऐसे धागे से पूरा ऐसे क्या थ्रेड से क्या किया जाता है, पूरा चारों तरफ से वाउंड अप किया जाता है, तो एक स्फीयर शेप बना लेता है। तो उसको क्या करना है, उसके थ्रेड को आपको क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है, बॉल या बॉम्ब जो भी आप मान लो। फिर उसको हमको क्या करना है, उसका हमको रेडियस फाइंड आउट करना है, इसका, इस स्फीयर का। फिर हमको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। अब इस रेडियस को फाइंड आउट करके सेम रेडियस के हमको क्या करने हैं, 4 सर्कल बनाने हैं। ऐसे क्या करने हैं, 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं, टोटल 4 सेम रेडियस के। जैसे इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r, इसका रेडियस भी r, ठीक है। चारों सर्कल उसी रेडियस के होने चाहिए जितने रेडियस का वो क्या है, बॉल या बम है, ठीक है, बॉम्ब है। क्लियर है यहाँ तक। अब जो थ्रेड आपने ओपन की थी उस थ्रेड को आप क्या करो, इसमें वाउंड अप करते जाओ, रखते जाओ, इसमें फिल करते जाओ ऐसे। वो पूरी थ्रेड जो है वो इस चारों सर्कल में क्या होनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, वो पूरी थ्रेड अगर इसमें हो जाती है, चारों सर्कल में हो जाती है, तब आपको क्लियर हो जाता है कि ये चारों सर्कल मिल के एक क्या बनाए हैं, स्फीयर बनाए हैं। तो एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो टोटल 4 सर्कल्स के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πr²। कॉन्सेप्ट समझ। कोन जैसे ही हम बोलते हैं तो हमको सीधा सीधा दिमाग में क्या बैठता है, वो आइसक्रीम वाला कोन, है ना। तो बिल्कुल सही है बच्चों, आइसक्रीम वाला कोन को ही हम कोन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम आइसक्रीम डाल के खाते हैं बढ़िया फ्रेंड के साथ मिल के, है ना। तो कोन, ये हमारा कोन का शेप होता है। इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं, CSA एंड TSA। CSA एंड TSA, क्या क्या फॉर्मूले होंगे, CSA एंड TSA। CSA का फॉर्मूला होता है πrl और TSA का फॉर्मूला होता है πr² प्लस πrl, ठीक है।
टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये देखो, अब कोन के यूज बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। यूजेस बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि आइसक्रीम का कोन और जोकर की कैप, हैट बोल सकते हो, है ना, जोकर कैप, वो सब कोन के शेप होते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं बच्चों कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से। आप क्या करो, इस कोन को क्या करो, इस वाली हाइट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। और एक बीच में उसकी हाइट होगी h, और यहां से इसका रेडियस होगा r, ठीक। तो आप क्या करो, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस कोन को आप क्या करो, बीच से काटो। जैसे कि ये हॉलो कोन है, तो यहां से बीच से ऐसे ऐसे मैंने कट किया। कट करने के बाद शेप दिखा दूं आपको। ये कट किया आपने, है ना। तो कट करेंगे, ये मैंने यहां से अलग अलग कर दिया। नहीं बच्चों, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। हमने ऐसे काटा कि ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये दोनों जॉइंट है। ये ऐसे, ये दोनों जॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से ऐसे, ये ऐसे कट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये इसको मैं ले लेता हूँ A, इसको ले लेता हूँ B। तो जब आप इसको खोलोगे ऐसे और खोल के ऐसे स्प्रेड करोगे तो आपका देखो ऐसा शेप बनेगा कुछ। ये A, ये B, है ना, ऐसा कुछ शेप बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है बच्चों कि कोन का जो बेस है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कोन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो बेस का एरिया तो आप निकाल सकते हो, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना, वहां तो समझ में आ गया, ठीक। हमको सबसे पहले सीएसए की बात करनी है। तो सीएसए की बात करनी है, तो सीएसए की बात करने के लिए, अच्छा ये जो है वो क्या है बच्चों, एल है कि नहीं है, स्लैंट हाइट है ना, नॉट दिस हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट। हमने जो उसको कट किया वो अलोंग स्लैंट हाइट कट किया। तो ऐसे करके मैं छोटे 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 ऐसे कट करते जाऊंगा, ट्रायंगुलर शेप, है ना। तो ये हमको मिल जाए, देखो ये हमको बेस इसका मिल जाएगा B1, B2, B3, B4, ऐसे करके कट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे CSA निकालता हूँ, तो CSA का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CSA का फॉर्मूला देखो क्या मिल रहा है, सब देखो ट्रायंगुलर शेप बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्रायंगल का शेप का, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट है यहाँ पे हमारा L, और बेस जो है B1, बेस जो है B1, B2, B3, B4 एंड सो ऑन, टोटल जितने भी होंगे, इंटू हाइट। हाइट हमारा क्या है, स्लैंट हाइट। देखो सबकी स्लैंट हाइट की बात हो रही है ना, हाइट क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब अगर आप इसका देखो B1, B2, B3, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये गोल घूम के वापस यहाँ तक आएंगे, मतलब ये गोल घूम रहे हैं। जो बेस है ये जो पूरा इक्वल है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस के इक्वल मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं बच्चों, किसके इक्वल मिल रहा है, सरकमफ्रेंस के इक्वल मिल रहा है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। देखो ये बेस, ये बेस, बेस बेस बेस, ऐसी बेस 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 बेस, मतलब हर एक ट्रायंगल का जो बेस मिल रहा है, सब बेसिस को मैं जब मैं ऐड करूंगा तो इस पॉइंट से स्टार्ट होके पूरा एक सर्कुलर शेप बना के यहाँ पे आ रहा है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट से एक पूरा सर्कल में घूम के वापस उस पॉइंट में आ रहा हूँ, मतलब एक सरकमफ्रेंस के इक्वल में घूम रहा हूँ, है ना। तो मतलब उनका जो टोटल बेस है वो किसके इक्वल होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। मतलब मैं हाफ इंटू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2πr इंटू L लिख सकता हूँ। क्लियर है बच्चों, देखो यहाँ पे 2 कैंसल आउट, तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, πr, यही लिखा था हमने। देखो ऐसा आता है, समझ में आया।
तो कोन की कहानी है ये बच्चों, तो उसका बेस जो है वो क्या होता है, एक सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है। अब उसमें क्या करेंगे, जैसे ही हम कट करेंगे तो ट्रायंगुलर शेप मिलते जाएंगे। तो ट्रायंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो सारे बेसिस को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो किसके इक्वल हो रहा है, सरकमफ्रेंस के इक्वल हो रहा है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, तो वहाँ पे कैंसल आउट होकर हमको फॉर्मूला क्या मिल गया, πr/l। इज इट क्लियर? ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जैसे कि हमने किसकी बात की, आइसक्रीम कोन की बात की, तो वो तो हॉलो रहता है, तो मतलब हमको CSA लगाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे हॉलो होगा कोन, वहाँ वहाँ पे आपको CSA लगाना पड़ेगा। जोकर की टोपी दैट इज ऑल्सो हॉलो, तो वहाँ पे भी हमको CSA पुटअप करना पड़ेगा। TSA कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे आपने आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम फिल कर दी, ठीक है, और आइसक्रीम जितना उसका ये जो लेवल है उसी तक वहीं तक आपने फिल की है, ठीक है, उसी लेवल तक, तो अब वो पूरी तरह से फिल है वहाँ पे। अब उसको क्या करना चाहते हो आप, पैक करना चाहते हो, तो ऊपर की तरफ ढक्कन लगाओगे, ऊपर की तरफ क्या करोगे, ढक्कन लगाओगे, पैक करके रखना चाहते हो, तो आपने कवर कर दिया, तो वो भी एक सर्कुलर शेप का है ना, क्योंकि उसका बेस जो है सर्कल है। तो सर्कुलर शेप का उसके आपने कैप लगा दिया, तो उसका एरिया कितना होगा, πr²। तो πr² और CSA दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। समझ में आया? मतलब ऊपर अगर ये हॉलो है तो ये इसको हमको ऐड नहीं करना है, और अगर हॉलो नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तब आपको πr² πrl में ऐड कर देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसको देखो कॉमन निकालोगे πr, तो r+l मिल जाएगा। समझ में आया? तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसको फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। आप क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये फॉर्मूला याद है तो आपको पता है कि अगर सॉलिड बोला है तो πr² इसमें ऐड कर देना है। 10 फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है बच्चों, एक फॉर्मूला याद रखो और कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। इज इट क्लियर? इस चैप्टर्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं कि बच्चों को याद ही नहीं होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि स्फेयर का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, स्फेयर का फॉर्मूला सरफेस एरिया का क्या होता है, 4πr² होता है। अब हेमी स्फेयर क्या होता है बच्चों, हेमी स्फेयर, हेमी मतलब होता है हाफ स्फेयर, स्फेयर का आधा। जब हम स्फेयर को क्या कर देंगे, आधा काट देंगे, तो मतलब उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। हेमी स्फेयर का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4πr²। ये भी देखो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2πr²। तो अब बच्चे क्या करते हैं, स्फेयर का अलग याद करते हैं, हेमी स्फेयर का अलग। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr², सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर 2πr। अरे क्यों लर्न कर रहे हो यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो ना, कि स्फेयर का एरिया अगर 4πr² है तो हेमी स्फेयर का कितना होगा, 2πr² होगा, उसका जस्ट हाफ कर देंगे हम। इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। हेमी मतलब आधा, आधा स्फेयर बोल रहा है, मतलब उसके एरिया को क्या कर दो, हाफ कर दो। समझ में आया बच्चों? ठीक, रट्टू तोता नहीं बनना है हमको ना। अब हेमी स्फेयर जो है अगर हॉलो है, देखो आपका जो बॉल था, बॉल अंदर से हॉलो रहता है ना, बॉल स्फेयर, तो उसके लिए हमने 4πr² लिखा था, ठीक है। इसीलिए तो हमने पूरा उसके सरफेस पे थ्रेड जो है वो अंदर थोड़ी ना लगाते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो सरफेस की बात की थी हमने, सरफेस एरिया बोला था हमने, ठीक है। तो 4πr², तो हेमीस्फेयर के लिए भी क्या हो रहा है, 4πr²। तो हॉलो कैसा होगा, हेमीस्फेयर आपका कैसा बनता है, ये है आपका हेमीस्फेयर, ठीक है। ये आपका हेमीस्फेयर देखा होगा आपने। बाउल, बाउल घर में आप यूज़ करते हो ना, बाउल यूज़ करते हो और बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हमारा हेमीस्फेयर बन गया। अब हेमीस्फेयर में अगर हॉलो है तो ये वाला लगेगा 2πr², और अगर सॉलिड है, सॉलिड है मतलब ये देखो ये सर्कुलर फॉर्म में है, ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में, तो इसका एरिया कितना होगा, πr²। अब मैं उसको बॉल को क्या कर रहा हूँ, ऊपर से ढक दे रहा हूँ, तो ढक रहा हूँ मतलब कवर कर रहा हूँ, मतलब एक सर्कुलर मुझे एरिया वहाँ पे लगाना पड़ रहा है। मतलब मैं क्या करूँगा, इस πr² को इसमें ऐड कर दूंगा, πr² प्लस 2πr² इज इक्वल टू 3πr²। समझ में आ रहा है, 3πr²। तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, TSA ऑफ हेमीस्फेयर, और ये किसका फॉर्मूला है, CSA का फॉर्मूला है। CSA ऑफ हेमीस्फेयर 2πr², TSA ऑफ हेमीस्फेयर 3πr²। तो यहाँ पे बच्चों सरफेस एरिया के फॉर्मूले खत्म होते हैं।
वॉल्यूम के फॉर्मूले कोई ज़्यादा टफ नहीं है बच्चे, बहुत ज़्यादा इजी है। तो फटाफट हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसमें क्या ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट तो छुपा हुआ है नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एवरीबडी नोज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, व्हाट इज दैट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है किसका? क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे मिलता है? आप अगर आप गौर से करें देखेंगे तो ये L इंटू बी क्या चीज होता है बच्चों? बचपन से पढ़ा है हमने। किसका एरिया होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। किसका एरिया होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। इसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू क्या हो गया? हाइट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं रेक्टेंगल शेप की शीट्स अगर मैं ले लूँ, एक रेक्टेंगल शेप की शीट्स ले लूँ और उनको मैं वन बाय वन ऐसे करके मैं अरेंज करते जाऊँ और ऐसे एक हाइट पे लेके जाऊँ, है ना, तब वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है? तब उसका वॉल्यूम क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल शीट का जो एरिया होगा और जितनी हाइट हमने क्या की, उसकी बनाई, वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं छुपा है इसमें। इसमें बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है बच्चों क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको क्या बोलेगा? आपको एरिया गिवन है बोलेगा, ठीक है, और हाइट गिवन है बोल देगा, देन आपको बोल देगा कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो क्यूबॉइड का, है ना। तब आप कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप ये रट लेंगे कि L इंटू बी इंटू एच, तो फिर उस समय आपको क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला कैसे बनेगा? वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ तो दी नहीं हुई है ना। तो हमको कॉन्सेप्ट, अंदर का कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल शीट अज्यूम कर ले और उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, और मैं उस रेक्टेंगल शीट को मैं क्या करूँ? एक के ऊपर एक ऐसे क्या करते जाऊँ? अरेंज करते जाओ। तो जितनी हाइट तक हम उसको अरेंज करेंगे, जैसे कि 10 मीटर हाइट तक हमने क्या किया? अरेंज किया, तो उसको जब मैं इंटू कर देता हूँ उसके एरिया में, तो क्या हो जाता है? हमको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है। नेक्स्ट, सेम टू सेम किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब किसको बोलते हैं? जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल मतलब L इंटू एल हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? L क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? L क्यूब। यहां पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, यहां पे कैसी होगी? स्क्वायर शीट होगी, क्योंकि L इंटू एल किसका फॉर्मूला होता है? साइड इंटू साइड किसका होता है? स्क्वायर का होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट ले लो तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। क्लियर है? सेम टू सेम किसके जैसे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के जैसे। सेम स्टोरी उसकी भी वैसी है। क्लियर है? पक्का? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले मैं आपको एक साथ क्या कर दे रहा हूं? बता दे रहा हूं, नोट करवा दे रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कई बच्चों को लर्न भी होगा फॉर्मूला इसका, है ना। बच्चे लर्न बहुत जल्दी कर लेते हो आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच, पर इसको सोचते नहीं हो कि कहां से आया फॉर्मूला, आखिर बना कहां से। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो तो आपको दिखेगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो अब सिलेंडर में सर्कल का क्या काम? आप यही सोच रहे होंगे सिलेंडर में सर्कल का क्या काम। तो जब आप सिलेंडर का शेप बनाओगे बच्चों, ये मैं यहाँ पे आपके लिए सिलेंडर का शेप बना देता हूँ, तो ऊपर और नीचे सिलेंडर का शेप क्या होता है? बेस में और टॉप में क्या होगा? एक सर्कुलर बनता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ बेस और टॉप, एरिया ऑफ बेस और टॉप कुछ भी लिख सकते हो, इनटू हाइट। तो अगर मैं बेस का एरिया ले लूं और उस सिलेंडर की हाइट को इंटू कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आया?
पक्का? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट इसलिए छुपा बता रहा हूँ, जैसे एरिया गिवन है और हाइट गिवन है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एरिया इंटू हाइट कर दोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, एरिया गिवन है, बेस का एरिया, बेस सर्कल फॉर्म में बनता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर उस आर की वैल्यू और एच की वैल्यू को वॉल्यूम सिलेंडर में पुट करोगे। इतना लंबा चौड़ा क्यों करें हम, इतना लंबा चौड़ा क्यों करें? हमको डायरेक्ट जब बनता पता है, अगर एरिया गिवन है तो मैं एरिया जो, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एरिया, बेस का एरिया, और हाइट गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, तो मैं 20 इंटू 3 कर दूँ ना, डायरेक्ट मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करूँ? क्लियर हो रहा है? पक्का? ओके। नेक्स्ट फोर्थ जो है आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर और सिलेंडर में डिफरेंस क्या है? हॉलो सिलेंडर में देखो, सिलेंडर की जब हम बोलते हैं ना तो सिलेंडर हम उसमें भी देखो हॉलो ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भरा रहता है या फिर सॉलिड रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सिलेंडर रहता है। पर जब हम सिर्फ सिलेंडर बोलते हैं ना तो वो हम एक शीट की तरह, मतलब पतला सा एक शीट होगा, एक शीट, जैसे आप रेक्टेंगुलर शीट ले लिया और उसको ऐसे कर्व्ड बना दी तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो वो सिलेंडर, इसलिए उसको सिर्फ सिलेंडर बोलते हैं। अब हॉलो सिलेंडर मतलब उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, है ना, जैसे कि यहाँ पे ये यहां से यहां तक देखो, ये क्या है, थोड़ा सा डायग्राम मटपटा बन गया, हंसना नहीं बच्चों, है ना, हंसना नहीं। तो ये जो है ये इसकी क्या है, थिकनेस है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर बोलने से क्या हो जाता है, वहां पे थिकनेस आ जाता है। अब थिकनेस आ जाता है मतलब देखो, इनर रेडियस अलग और आउटर रेडियस अलग मिलेगा, है ना। तो आउटर रेडियस को हम लिखते हैं आर से, इनर रेडियस को लिखते हैं हम स्मॉल आर से। आउटर रेडियस को कैपिटल आर से, इनर रेडियस को स्मॉल आर से। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही लगेगा, क्या, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ बेस। अब अगर जब बेस का एरिया निकालोगे तो आपको कैसे मिलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। बड़े सर्कल का एरिया से मैं क्या करूंगा, छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा, तभी तो मुझे ये थिकनेस वाला एरिया मिलेगा। क्लियर है? इनटू हाइट। तो आप चाहो तो फॉर्मूले को ऐसे लिखते हो, पाई को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हाइट। ये आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मिल गया फॉर्मूला। क्लियर है? पक्का? रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, डायग्राम को आप इमेजिनेशन पावर, मतलब अपने दिमाग में स्टोर करो, ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला वहां पे तुरंत जनरेट हो जाता है। अदरवाइज हम रटते रहते हैं ना तो फॉर्मूले बच्चों इतने सारे हैं, इतने सारे फॉर्मूले रटना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो मैथ्स में फॉर्मूले रटने बैठे रहोगे ना तो उम्र हो जाएगी बच्चों, बुढ़े हो जाओगे आप इतने फॉर्मूले रटो। तो सर आपको कैसे याद हो गया, मतलब आप बुढ़े हो गए क्या? बुढ़ा तो नहीं हुआ बच्चों, पर एक तरीका है फॉर्मूला रटने का, या तो आप अपना बेस क्लियर रखो, बेस क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, और दूसरा तरीका ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले लर्न होते जाते हैं। और या तो फिर आप इससे कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद। अब जैसे मुझे मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है, क्यूब दिमाग में ऐसे हमने आंखें बंद की, दिमाग में क्यूब बनाया, इमेजिनेशन पावर को हाई करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, है ना। तो दिमाग में मैंने क्यूब बनाया है, क्यूब मतलब हमको पता है ऑल साइड्स इक्वल, तो एल 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 तीनों तरफ, तीनों डायमेंशन हमको क्या मिलेगी, एल 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 मिलेगी, तो तीनों को इंटू कर देंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला बना सकते हैं। लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। दो तरीका है आपके पास, या तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, है ना, और फॉर्मूला खुद से जनरेट करना सीखो, या तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो ताकि आपके जो दिमाग में क्या है वो फॉर्मूले स्टोर होते जाए। ठीक है, बहुत होगी बातें। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन की भी वही कहानी है बच्चों, ये भी फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को लर्न होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लर्न होगा। क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये रट लेते हैं बच्चे, पर ये आया कहाँ से वो समझते नहीं है ना। देखो यहाँ पे भी कोन का भी देखो वही है, क्या कर सकते हो आप, हाँ कोन का आपको अगर आप देखो तो ये पाई आर स्क्वायर एच ये किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। पाई आर स्क्वायर एच किसका है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ये याद रखना है आपको, है ना। तो आप क्या करो, ये दो फॉर्मूला लर्न करके ये आपके पास दिमाग में अगर बैठ गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप बोल सकते हो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आया। क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर आप फॉर्मूले रटने बैठोगे ना तो एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है, 1/3 था कि 2/3 था कि 4/3 था। अभी तो स्फीयर भी बताऊंगा, सारे फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, पूरा खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों कितना आया, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया, एक कोन शेप का एक फनल ले लिया, फनल फ्लास्क जिसको बोलते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सिलेंडर ग्लास ले लिया आपने, ग्लास जिसमें पानी पीते हैं आप लोग, तो वो कौन सा शेप का हो गया, सिलेंडर शेप का हो गया। अब उसमें आपने क्या किया, एक कोन शेप का आपने ग्लास ले लिया उसी में, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने कोन शेप का ग्लास ले लिया। तो कोन शेप में जब आप क्या करते हो, पानी फिल करते हो, कोन शेप में आप पानी फिल करो, फिर वापस आप सिलेंडर जो ग्लास था उसमें फिल करते जाओ, कोन में फिल करो, फिर उसमें फिल करो, फिर कोन में फिल करो, फिर उसमें फिल करो, ऐसे करते जाओगे ना तो 3 बार में क्या होता है, सिलेंडर फिल होता है। पूरा सिलेंडर मतलब वो पूरा ग्लास जो है वो कोन से रिलेटेड कितने बार में फिल होगा, 3 बार में। तो आप देख सकते हो कि 3 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। नहीं समझ में आया, छोड़ दो। अब ये याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला नंबर 6। अब फॉर्मूला नंबर 6 क्या होता है, किसका फॉर्मूला होगा, कोन हो गया, क्या क्या हो गया हमारे पास, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, बच गया कौन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स। अब स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला भी बच्चे रट तो लेते हैं, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, अब ये 4/3 सर इसको भी बता दो ये कहाँ से आया, तो आप क्या करो, 4/3 यहाँ पे देखो पाई आर 4/3, इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो इंटू आर, मतलब ये क्या हो गया, एक सर्कल का एरिया हो गया। तो याद करो जब मैं बता रहा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताया था, तब मैंने बताया था कि 4 सर्कल्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका एक कंप्लीट स्फीयर होता है, ठीक है, सेम रेडियस का। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया। वीडियो अटक गया ऐसा लगा क्या आपको? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल सकते हो, और उसकी जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है इनटू कर दूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं, ये स्फीयर है, 2D में बना दिया वैसे मैंने, आप जस्ट अजम्पशन ये स्फीयर है। तो इसकी जब हमको हाइट चाहिए, है ना, एरिया इंटू लेंथ होता है हमेशा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इसकी लेंथ हम कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे, तो सेंटर से जो रेडियस होगा उसका वही उसकी लेंथ होगी या हाइट होगी। कहीं से भी इधर करो या इधर करो, कहीं भी मेजर करना है आपको, सब तरफ आपको रेडियस ही मिलेगा। तो इसलिए हम क्या किए, सरफेस एरिया इंटू क्या कर दिए,
रेडियस कर दिए तो हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया। तो सर ये 3 कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन जनरेट होता है कि अपॉन में 3 कहाँ से आया, है ना। अब क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हाइट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो r है ये इसके टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर है ना बच्चों। ये थोड़ा सा मैथ्स का कॉम्प्लेक्शन है, मैं जनरली आपको ओरली थियोरेटिकली समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये परपेंडिकुलरली, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइट होगा। पर यहाँ पे देखो ये जो है हमारा पाथ कर्व्ड होने के कारण ये इधर टर्न हो जा रहा है, मतलब इतना पार्ट कवर नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं बाय 3 कर देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सॉल्यूशन है उसका, सॉल्व करने पर आता है, तो आप जनरली समझ लो कि 4/3 πr³ होता है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब हायर क्लासेस में जाओगे, कॉलेज वगैरह में पहुँचोगे, तब आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें कि बाय 3 क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब अगर आपको स्फेयर का लान है तो हेमिस्फेयर के लिए क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2/3 πr³। अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों, स्फेयर और कोन में। देखो वहाँ पे 1/3 है, πr² है, यहाँ पे 2/3 या 4/3 है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी एग्जाम टाइम में हमको, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें पूरा, मतलब साल भर जो हम पढ़े हैं पूरा हमको दिमाग में स्टोर करना पड़ता है और याद करना पड़ता है, रिवाइंड करना पड़ता है ना। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज होने लगते कि अरे यार 2/3 था कि 4/3 था कि 1/3 था। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो गए मान लो, पर इसमें जरूर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। स्फीयर के फॉर्मूले में 4/3 लिखने के बजाय 1/3 लिख के आ जाते हैं, 2/3 लिख के आ जाते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए। तो आप ऐसे लर्न करो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला लर्न मत करो, ठीक है। 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ये लर्न करो। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ये फॉर्मूला पुट करो, आपके दिमाग में क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जब भी फॉर्मूला आए तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन 2, ऐसे करके लर्न करो बच्चों, ठीक है। ये ऐसे करके लर्न करो, ये चीज लर्न मत करो, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होता है। पक्का बता रहा बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब भी सॉल्व करेंगे याद रखना, फॉर्मूला पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना। हॉलो स्फीयर भी मिलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का क्या होता है, 4/3। मैंने बताया था हॉलो स्फीयर बोलेगा तो उसकी थिकनेस आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, πr³ माइनस r³, सिंपल। पाई ब्रैकेट में r³ माइनस r³। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन की झड़ी चालू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की लड़ी हमको चालू करनी है। आज के लेक्चर में करें? नो, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो बच्चे आपके दिमाग में डाउट्स होने चाहिए, आपके पास डाउट्स प्रेजेंट रहने चाहिए, रेडी रहने चाहिए, ताकि आपका सारा डाउट क्या हो जाए, क्लियर भी हो। पढ़ के आने से क्या होता है, उस टॉपिक को दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कि हमने एक बार पढ़ लिया और दोबारा सर ने पढ़ा दिया तो वो दिमाग में अच्छे से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आर.डी. शर्मा सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, है ना। पहले तो हम आर.डी. शर्मा ही सॉल्व करते हैं, तो आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी वॉट एवर यू हैव बुक, है ना, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक को उठाओ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी अभी नहीं छुओगे बच्चों, एनसीईआरटी अभी नहीं छूना है, ठीक है। पहले आप रेफरेंस बुक को सॉल्व करो, रेफरेंस बुक में जो भी डाउट आता है देन फिर आप, मैं जब सॉल्व करूँगा ना तो आपका डाउट वहाँ पे क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, और एग्जाम की प्रिपरेशन क्या होती जाएगी, होते जाएगी ऑटोमेटिक। आपको दोबारा वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों।
तो कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।